वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं और एक बार हम आपको याद दिला दें, डिविजिबिलिटी थ्योरी के आगे बढ़ाते समय हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, जिसका खूब इस्तेमाल हो रहा है हम लोगों के साथ। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ा था और यूक्लिड एल्गोरिदम को हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया था। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पढ़ा था। आज हम आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहते थे। जैसे कि आज की क्लास में आपने देखा होगा कि आदित्य पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो हमने कई बार कहा सोचो, देखो दोनों में क्या अंतर है, जरूर अंतर मिलेगा। सोचने से क्या होता है ना, आपकी एनालिसिस पावर बढ़ती है। अगर हम डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे तो आप उस पर सोचेंगे नहीं और बनी बनाई रेडीमेड चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं रहती हैं। आप जरा देखो कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, नाम को ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब 2 नंबर का जो आपका सबसे बड़ा वाला कॉमन डिवाइजर है, उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह रहे हैं। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसी को कहते हैं। है क्या ना, दोनों अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बचपन में हम लोग उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते थे। आज हम लोग थोड़ा अच्छा सा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बीएससी से कहना सीख गए। यहाँ पर हम अगर एक थोड़ी सी एनालिसिस और बढ़ाएं ना, हमने जानबूझ करके इस बात को एक्सप्लेन करना हम यहाँ पे चाह रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस बढ़ाएं तो देखिए, हमने लिखा है कि डी जो है एक कोई नॉन जीरो इंटीजर है। यहाँ पर देखिए ए और बी अगर 2 गिवन इंटीजर हैं जिसमें कम से कम एक नॉन जीरो है, तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है ए और बी का, उसको हम लोग जीसीडी ऑफ ए भी लिखते हैं और कहते क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। इस बात को तो आप लोग ध्यान दिए ही थे। अगर डी ए को भी डिवाइड करे, डी बी को भी डिवाइड करे। दूसरी बात, ये अगर कोई और नंबर ए और बी को डिवाइड करे ना, तो नंबर पक्का डी से छोटा हो या डी के बराबर हो। ठीक है, वो नंबर डी से छोटा हो या डी के बराबर हो। हमने कल कहा था बगल में सी डिवाइड्स डी बना लीजिएगा। अब देखिए, अगर आप नहीं भी बनाओगे ना तो भी काम चल जाएगा। देखो कैसे, अब देखिए जरा, यहाँ पे सी जो है वो भी ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का ए को जब फैक्टराइज करोगे ना तो उसमें सी मौजूद होगा और बी को फैक्टराइज करोगे तो उसमें भी सी मौजूद होगा। क्लियर है पूरी बात। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर इसको लिख रहे हैं डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, तो पक्का डी ए को डिवाइड कर रहा है ना। तो डी ए को कब डिवाइड करेगा, जब ए में डी का एक फैक्टर मौजूद होगा। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलिए ना तो पक्का आपको मिल जाएगा कि सी डी को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से ही आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब सी डी को डिवाइड करेगा, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तो सुपरफ्लस हो जाएगा। बहुत सारे बुक में जानबूझकर इसलिए लिख दिया रहता है कि जब थ्योरम को हम लोग करते हैं ना तो प्रूफ करते समय उसी का यूज करते हैं। एक्चुअली जब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डी है ना, तो जितने भी ए और बी के लोअर कॉमन फैक्टर होंगे ना, उससे छोटे कॉमन फैक्टर वो पक्का डी को डिवाइड करेंगे। इसीलिए ये भी डेफिनेशन पूरी अपने आप में पूर्ण है। आप बिना सी डिवाइड डी लिखे भी आप काम चला सकते हैं। क्लियर है पूरी बात। तो HCF और GCD दोनों सेम चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, आपने इन सब चीज़ों को देख लिया था, यूक्लिड एल्गोरिदम को भी देख लिया था, और आज हम लोग इसके बाद एक नया थ्योरम प्रूव करेंगे। आप थ्योरम को ध्यान से देखिए। थ्योरम ये कह रहा है, इफ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी कोई 2 इंटीजर्स हैं, नॉट बोथ जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर दोनों जीरो हो जाएगा ना तो जीसीडी नॉट डिफाइन होगा। तो कह रहा कि अगर ए और बी कोई 2 इंटीजर्स हैं, नॉट बोथ जीरो, देन जीसीडी ए बी का पक्का एग्जिस्ट करेगा। मतलब चाहे कोई भी 2 इंटीजर्स हो ना,
अगर दोनों की दोनों जीरो नहीं है तो पक्का उनका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीसीडी एग्जिस्ट करेगा ना वो हमेशा यूनिक आएगा। क्लियर पूरी बात? अब चलिए हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ए और बी अगर दो इंटीजर है और दोनों अगर जीरो नहीं है तो उनकी जीसीडी एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। क्लियर? तो पहले हम लोग एग्जिस्टेंस को प्रूव कर लेते हैं कि एग्जिस्ट करेगा, फिर यूनिकनेस दिखा देंगे। पहली बात देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं ना ऑब्वियसली जो जीसीडी है ए और बी का वो अफेक्टेड नहीं होता है बाय द साइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के साइन से जीसीडी पे असर नहीं पड़ता। हमने कहा अगर आप दोनों का निगेटिव भी ले लोगे ना तो जीसीडी तो पॉजिटिव ही आना है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात आप इसको हमने जानबूझकर लिखा है लाइन, ऑब्वियसली वी नो दैट द जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के साइन से जीसीडी ए और बी के जीसीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं ना, ए और बी दोनों को पॉजिटिव मान सकते हैं। क्यों पॉजिटिव मान सकते हैं? क्योंकि साइन पे जीसीडी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है पूरी बात? देयरफॉर विदाउट लॉस ऑफ एनी जेनरिटी वी कैन एज्यूम दैट बोथ ए एंड बी एज पॉजिटिव। एंड अब देखो दो नंबर ए और बी है तो पक्का या तो ए बी से बड़ा होगा या तो बी ए से बड़ा होगा या तो दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग विदाउट लॉस ऑफ एनी जेनरिटी मान लेते हैं कि ए बी से बड़ा है। आप एक बी को ए से बड़ा मान सकते हो तो भी हो जाएगा प्रूफ। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, सपोज कर लीजिए आपको Q1 और R1 दोनों इंटीजर मिल जाएंगे। आप ए को ऐसे लिख पाओगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करोगे तो इसी फॉर्म में तो लिखेंगे वेयर रिमाइंडर या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा या बी से क्या होगा, छोटा होगा या बी के ही बराबर होगा। यहाँ पे हमने क्यों लिखा है ऐसा बी के भी बराबर होगा, जरा सोचिए। यहाँ पे बी के बराबर हमने लिखा है कि ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, बी के बराबर भी हो सकता है। क्यों बी के बराबर हो सकता है? क्या ये बात ठीक लिखा है? मिसप्रिंट है पक्का? कैसे मालूम? क्योंकि अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं ना तो एक बार जैसे ही आप सोचेंगे आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, उसके बराबर रहेगा फिर नहीं भाग चला जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे हम लोग जो है इसको स्ट्रिक्टली बना देते हैं। ठीक है, ये दिस लेस देन को हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन बना देते हैं। Okay, now look at here. So जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, R1 जो है या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि ए और बी का जीसीडी एग्जिस्ट कराना है, एग्जिस्टेंस में ही करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम से बात लिख ली। अब देखिए रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला केस, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए तो क्या होगा, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए ना तो आपका ए इक्वल टू क्या बनेगा, बी Q1 पक्का। और यहाँ से आप क्या गेस करोगे, अगर R1 को जीरो कोई बना दे तो ए इक्वल टू कितना आएगा, बी Q1। और यहाँ से ही तो निकला कि बी क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। कितने बार डिवाइड कर रहा होगा, Q1 टाइम्स टेबल पढ़ने पर ए आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या आपका निष्कर्ष निकला, बी ए को डिवाइड करेगा। आप याद करिए कल हमने एक आपको ऐसे नोट लिखवाया था और उस नोट में लिखवाया था एक प्रॉपर्टी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो उस केस में क्या बनता है। ये प्रॉपर्टी था जीसीडी का आई थिंक, और जीसीडी के जस्ट पास हमने प्रॉपर्टी लिख रखा था जब ये थ्योरम समाप्त हुआ था। तो
ये रहा प्रॉपर्टी कि अगर ए और बी का जीसीडी ए होगा अगर ए बी को क्या करे डिवाइड करे, तो हम लोग इसी का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो अगर बी ए को लगा डिवाइड करने ना, तो पक्का इन दोनों का जीसीडी क्या बनेगा, आपका बी बनेगा, जो डिवाइड करता है वही वाला बन जाता है। तो इस केस में अगर R1 0 है तो आपको जीसीडी मिल गया, नाम क्या है, बी, एग्जिस्टेंस हो गया इस केस में, तो जीसीडी ए बी का क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि R1 0 ना हो, तो R1 0 नहीं होगा तो क्या होगा, बी से छोटा होगा, तो उस केस में देखते हैं एग्जिस्टेंस कैसे बनेगा। अगर R1 0 नहीं है तो बाई डिवीजन एल्गोरिदम आप क्या करिए ना कि अब देखिए एक बार, अगर R1 0 नहीं है तो जस्ट इसके पहले वाले स्टेप में यहाँ पर देखिए, अगर ये 0 नहीं है तो आप फिर से क्या करो ना कि इसमें कौन छोटा है, R1 छोटा है किससे, B से, तो R1 के द्वारा B को डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए आपके पास कोसेंट Q2 बचेगा और रिमाइंडर R2 बचेगा, तो हमने उसी का यूज करके यहाँ पे लिख दिया। तो हमने लिख दिया B इक्वल टू कितना, R1 Q2 प्लस R2। क्लियर है पूरी बात। R2 से आपने डिवाइड किया है तो R1 से स्ट्रिक्टली कम होगा और 0 से बड़ा होगा, ये तो क्लियर है बाय डिवीजन एल्गोरिदम। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे आपका केस बनेगा, R2 अगर 0 हो जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, R1 B को डिवाइड करेगा, और अगर R1 B को डिवाइड करेगा तो B इक्वल टू क्या होगा, R1 Q2, R2 0 लेने पर, तो B इक्वल टू R1 Q2 को ना आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, A इक्वल टू R1 Q2 इंटू Q1 प्लस R1, दोनों में R1 कॉमन ले लीजिए, A बन गया, Q1 भी इंटीजर, Q2 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, तो ओवरऑल क्या होगा, इंटीजर। क्या इससे प्रूफ हुआ, R1 A को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, A तो प्रूफ हुआ। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ से आपने A दिखा दिया कि R1 जो है A को डिवाइड करेगा। कोई समस्या, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखिए, अगर हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा दी हैं। पहली बात तो हमने यहाँ पे A दिखा दिया कि R1 A को डिवाइड करेगा, और इसके जस्ट पहले वाले पेज में हमने क्या दिखाया था, हमने A दिखाया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अच्छा इसके पहले वाले पेज पे भी हमने नहीं कुछ दिखाया है, तो जस्ट अभी हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि R1 A को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि मान लिया कि S कोई नंबर है, ठीक है, कोई इंटीजर है जो A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो S जो है पक्का A माइनस B Q1 को डिवाइड करेगा, ये मालूम है ना। कैसे डिवाइड करेगा, देखिए जब S A को डिवाइड कर रहा है तो पक्का A के अंदर S का एक फैक्टर होगा, S B को डिवाइड कर रहा है तो B के अंदर भी S का एक फैक्टर होगा, तो A माइनस B Q1 जब लिखा है तो यहाँ भी S का फैक्टर होगा और यहाँ भी एक S का फैक्टर होगा, दोनों में कॉमन ले लो तो S उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और ये पूरी वैल्यू कितने के इक्वल होती है, R1 के, तो इससे क्या पता चला, S किसको डिवाइड कर दिया, R1 को डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो R1 है आपका वो B को भी डिवाइड कर रहा था और R1 A को भी डिवाइड कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ से R1 कॉमन डिवाइजर बना A और B का। हमने कहा कोई और नंबर अगर A और B को डिवाइड कर रहा है ना, तो पक्का वो किसको लगा डिवाइड करने, R1 को। ये किस बात को क्लेम कर रहा है कि R1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। क्लियर है पूरी बात। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 10, GCD जो होगा ना A और B का, वो कितने के बराबर बन जाएगा, R1 के बराबर बन जाएगा। ये बात समझ में आया। आप एक बार और देखिए, अगर R1 0 हो गया तब तो मामला क्लियर हो गया था। अगर R1 नॉन जीरो है तो डिवीजन एल्गोरिदम को लगाइए। आप क्या करिए कि उस केस में आप डिवाइड कर दीजिए उसी से, ठीक है, B को R1 से, तो आप B को क्या लिखेंगे, R1 Q2 प्लस R2, और ये लाइन लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम से। अब देखिए यहाँ के बाद दो केस बन रहा है। अगर R2 0 हो जाए तो पक्का R1 किसको डिवाइड करेगा, B को डिवाइड करेगा, और फ्रॉम फर्स्ट से आप ऐसा है प्रूव कर देंगे कि R1 A को डिवाइड करेगा। तो R1 B को भी डिवाइड कर रहा है और R1 A को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब R1 जो है A और B का कॉमन डिवाइजर बन गया। हमको क्या बताना है कि अगर R1 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि A और B का कोई और कॉमन डिवाइजर है, नाम उसका S है,
ठीक। तो अगर यस ए को डिवाइड कर रहा है, यस बी को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का यस ए माइनस बी Q1 को डिवाइड करेगा। आपको हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था ना कि कोई नंबर अगर ए को डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा, चाहे कोई भी एक्स वाई आप लेकर चलोगे, या जस्ट अभी हमने जैसे फैक्टर वाली बात बताई वैसे। और ये पूरी वैल्यू कितने के इक्वल है, R1 की। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, आपको दिख जाएगा। तो यस किसको डिवाइड कर दिया, R1 को। तो हमने जब कोई दूसरा कॉमन फैक्टर लिया ए और बी का, तो R1 को डिवाइड कर दिया, मीन्स R1 क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसका मतलब इस केस में भी आपको GCD मिलेगा पक्का। तो आपने कब दिखाया, जब R2 जीरो है, उस केस में भी आपको मिल गया GCD। अब देखिए अगर R2 जीरो ना हो तब क्या होगा, तो फिर वही काम करेंगे, जैसे R1 जीरो नहीं हुआ तो ये वाला प्रोसीड करके हम लोगों ने दिखा दिया कि GCD R1 मिला है ना। ऐसे ही अगर R2 जीरो नहीं होगा तो फिर हम लोग इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, सो ऑन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करेगा। सपोज कर लो कि यह जो है फाइनाइट स्टेप एन के बाद क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट कर जाएगा मतलब आपको रिमाइंडर जीरो मिलने लगेगा। मतलब इन सच अ वे वी अराइव एट जीरो रिमाइंडर आफ्टर द nth स्टेप, दस वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से जब आप बढ़ते जाओगे ना, तो ऐसे आपको R1 R2 ऐसे मिलते जाएंगे, सीक्वेंस मिलेगा इंटीजर्स का। हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा। क्लियर है पूरी बात। Rn मिलेगा, Rn-1 मिलेगा, ऐसे R2 मिलेगा, R1 मिलेगा, जैसा आप देख रहे हैं। और देखिए लगातार छोटा होता जा रहा ना, जैसे R1 था, R2 जो आया है आपका, R2 किससे छोटा है, R1 से। R3 आएगा वो किससे छोटा होगा, R2 से। तो ऐसे लगातार इधर R1 बड़ा है R2 से, ऐसे R2 R3 से बड़ा होगा। ऐसे हम लोग nth स्टेप में जीरो पे पहुंचने की कोशिश कर पा रहे हैं, जीरो बन जाएगा। तो हम लोग Rn जो लेकर के चल रहे हैं, मान लिया nth स्टेप में क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, या फिर जीरो से बड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर चलता रहा तो लगातार एक दिन जीरो बनेगा ही बनेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एक सीक्वेंस मिल गया। ठीक है पक्का। सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे पहले बार में डिवाइड हुआ था बी वाला, उसके बाद से ऐसे लगातार सीरीज बनता जाएगा। अब आपने देखा था ना लास्ट वाले आर्टिकल में कि इसी तरीके से टूटा हुआ था Rn-2 इक्वल टू Rn-1 Qn प्लस Rn टाइप का। ये आपको जब हम यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे तो हम ए वाली लाइन आपको समझाए थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे Rn-2 इक्वल टू दिस, तो हम लोग यहाँ से ये वाली लाइन लिख रहे हैं। क्लियर है पूरी बात। और उसी पैटर्न को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए चलें तो हम लोग उसी पैटर्न के बेसिस पर ये बात भी लिख सकते हैं, Rn-1 इक्वल टू Qn प्लस 1 इंटू Rn। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, सोचो। देखो nth स्टेप पर क्या हो जा रहा है, हमारा सीक्वेंस टर्मिनेट कर जा रहा है ना, मतलब जीरो रिमाइंडर मिल जा रहा है। तो आप इस वाले को देखिए आर्टिकल को यहाँ ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये लिखा गया ना यहाँ तक। क्लियर है पूरी बात। अब जरा देखिए इसके बाद अगर Rn आपका जीरो बन जाए तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे कि आपका जो Rn-1 है ना, पूरा Rn को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसके बाद वाले में अगर हम लोग चलें तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे, लास्ट वाले को डिवाइड कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे Rn-1 इक्वल टू Qn प्लस 1 इंटू Rn। क्लियर है पूरी बात। तो इस तरह से आपने देखा कि जो Rn है आपका, वो Rn-1 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे Rn-2 को डिवाइड कर रहा है, और Rn-b को डिवाइड कर रहा है, और Rn-a को डिवाइड कर रहा है। ये लाइन समझ में आई कैसे हुआ। यहाँ से देखिए Rn-1 को Rn क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स में, Qn प्लस 1 टाइम्स में। क्लियर है पूरी बात। अब इसके जस्ट बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब ये इसको डिवाइड कर दिया ना, आपका ये जो Rn है, जब ये डिवाइड कर गया इसको, Rn डिवाइड कर गया Rn-1 को, तो यहाँ पर देखिए Rn-1 को तो Rn डिवाइड ही कर दिया, और Rn को तो करता ही करता है, तो राइट साइड के दोनों टर्म को कर गया, तो किसको कर जाएगा, Rn-2 को कर जाएगा। ऐसे इसके पहले जो आपका इक्वेशन लिखा होगा Rn-3 को, उसको कर जाएगा। ऐसे हम लोग बैक चलते जाएंगे, सबको डिवाइड करता चला जाएगा। तो यही बात हम लोगों ने लिखा है कि Rn इसको डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, ऐसे b को करेगा, और लास्ट में a को भी कर जाएगा। क्लियर है पूरी बात। अब देखिए जरा, अगर यस आप कॉमन डिवाइजर कोई और मान लीजिए और b का, इससे हमको क्या मिला फाइनली कि b और a का एक कॉमन डिवाइजर कौन मिल गया, Rn मिल गया। मान लो यस कोई और कॉमन डिवाइजर है a और b का,
ठीक है, सच दैट ये ए और बी को डिवाइड करता है, तो पक्का एस ए माइनस बी क्यू को डिवाइड करेगा। क्लियर है पूरी बात। और हम लोग इक्वेशन ए जो डिवाइड क्यों कर रहा है, सोचो वही वाला केस है, अगर एस ए को डिवाइड कर रहा है तो ए में क्या होगा, एस का एक फैक्टर होगा, एस अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो बी में एस का एक फैक्टर होगा, तो पक्का इसको डिवाइड करेगा। और इसका वैल्यू कितना है, बाई 1, R1 अब लिख दो, तो यस किसको डिवाइड कर गया, R1 को डिवाइड कर गया। क्लियर है पूरी बात। तो एस ऐसे R2 को डिवाइड कर जाएगा। क्लियर, ऐसे डॉट डॉट एस किसको डिवाइड कर जाएगा, एस Rn को डिवाइड कर देगा। यहाँ तक कोई समस्या। यस अगर R1 को डिवाइड कर रहा है तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि यस R2 को डिवाइड कर देगा, जरा सोचिए। आप R1 और R2 का एक जो रिलेशन है ना, आप उसको ध्यान से देखेंगे तब ये मामला क्लियर हो जाएगा। R1 और R2 का रिलेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ से क्लियर होगा और लगातार ये लाइन आपको बनती हुई चली जाएगी। यस बी को डिवाइड कर ही रहा था और यस R1 को डिवाइड कर रहा था, है ना, तो ऑटोमेटिक किसको डिवाइड कर देगा, R2 को डिवाइड कर ही देगा। ऐसे लगातार अगर आप लाइन लिखते जाएंगे तो सब आपको मिलता चला जाएगा। ऐसे हम लोग सिमिलरली चलेंगे तो यस किसको डिवाइड कर देगा, Rn को। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर हमने ए और बी का कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर लिया और वो किसको डिवाइड कर दिया, Rn को। पक्का, इसका मतलब Rn क्या होगा, ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जीसीडी मिल गया इस केस में भी, 10 जीसीडी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। क्लियर है पूरी बात। तो आपने देखा हर केस में आपको जीसीडी मिल गया। तो ये थ्योरम बहुत ही आसान सा था। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि ए और बी कोई दो इंटीजर है, अगर दोनों जीरो नहीं है तो इसका जीसीडी मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा और पक्का यूनिक होगा। तो हमने बहुत आसानी से सबसे पहले तो मान लिया कि देखिए जीसीडी ए और बी का जो है साइंस पर कोई असर नहीं डालता है, असर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिए, कर दिए। R1 अगर जीरो होगा तो उस केस में कर दिया, R1 जीरो नहीं होगा तब हम लोगों ने किया। और ऐसे हम लोगों ने सारे केस को यहाँ पे डील किया। एक बार और आप लोग देखिएगा, क्लियर हो जाएगा बात। अब हम लोग यूनिकनेस का करते हैं। सपोज कर लिया कि ए और बी का एक जीसीडी नहीं होगा, दो जीसीडी होगा, एक का नाम D1 होगा और एक का नाम D2 होगा। पक्का। तो बाय डेफिनेशन अब जीसीडी क्या होता है, जीसीडी का डेफिनेशन कहता है कि ये जो है सबसे बड़ा वाला होता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है, सबसे बड़ा वाला कॉमन डिवाइजर होता है। तो अगर पहले मान लो कि D1 है, पहले मान लो कि D1 जीसीडी है किसका, ए और बी का। क्लियर। तो पक्का D1 किससे बड़ा होगा, D2 से बड़ा या बराबर होगा। और जिस केस में आप मानोगे कि D2 जीसीडी है उस केस में D2 बड़ा हो जाएगा किससे, D1 से। और दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो क्या मिल जाएगा, D1 इक्वल टू D2। इस तरह से आप दिखा पाएंगे कि जीसीडी क्या होगा, यूनिक होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख कैसे रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। हमने सपोज कर लिया कि D1 और D2 दो जीसीडी है ए और बी की। क्लियर। अगर आप केवल पहले D1 को मानो जीसीडी, ये मान लो जीसीडी है और ये मान लो केवल जस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो इस केस में क्या होगा, D1 जो होगा अगर ये जीसीडी है ना तो पक्का D2 से बड़ा होगा या D1 D2 के बराबर होगा। D2 के बराबर तभी होगा जब ये भी जीसीडी होगा। क्लियर है पूरी बात। तो ये तो लाइन समझ में आई। जिस समय आप D2 को जीसीडी मानोगे, D2 कहेगा हम बड़े होंगे सबसे, D1 से भी या इसके बराबर होंगे, और दोनों को मिला देंगे तो आपको इक्वल टू मिल जाएगा। ये शो कर रहा है कि जीसीडी और बी का जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर है पूरी बात। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। कह रहा है कि अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है, नॉट बोथ जीरो। ए और बी अगर दो इंटीजर है ना, दोनों के दोनों जीरो नहीं, तो पक्का आपको कोई इंटीजर x और y मिलेगा सच दैट इसका जो जीसीडी मान लो d आएगा उसको आप ax प्लस by के फॉर्म में लिख पाएंगे। मतलब a और b अगर कोई भी दो इंटीजर हैं और दोनों जीरो नहीं हैं तो पक्का आपको जरूर दो इंटीजर मिल जाएगा x और y कि आप इसके जीसीडी को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। क्लियर पूरी बात। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सपोज कर लिया कि इसका जीसीडी d है, ए और बी का जीसीडी क्या है, d है। अब हम एक सेट बना रहे हैं कैपिटल S, इसमें हम मेंबर कैसा रख रहे हैं, ax1 प्लस by1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और ये जो सेट हम बना रहे हैं ना, इस सेट पॉजिटिव इंटीजर्स का बना रहे हैं। इंटीजर कैसे लिखा हुआ है, ax1 प्लस by1। मतलब हम
ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं विद डिफरेंट इंटीजर्स, x1 y1 को बदलते जाओ तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा, और हम x1 और y1 ऐसा चूज कर रहे हैं ना इंटीजर कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बन जा रही है, पॉजिटिव बन जा रही है। ये बात समझ में आई। अब यहां पर देखिए, सिंस एट लीस्ट वन ऑफ ए आर बी इज नॉन जीरो, यहाँ पे बोला गया है नॉट बोथ जीरो, तो दोनों में से कम कोई एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर, या तो ए नॉन जीरो होगा या तो बी नॉन जीरो होगा। तो पक्का या तो मॉड ए या तो मॉड बी एस के अंदर तो होगा ही होगा। कैसे समझ में पा रहे हैं आप? मान लिया कि बी जीरो है, तो आप यहाँ पर ए को ले लीजिए पॉजिटिव नंबर, मतलब मॉड में ले लीजिए, ए जो भी लिखा है उसका क्या ले लीजिए आप, मॉड ले लीजिए, और x1 को आप इंटीजर ही चूज करना है ना, तो 1 चूज कर लीजिए, तो पक्का मॉड ए इसमें बिलोंग कर ही जाएगा। ठीक है। और मान लो अगर तुम्हारा यहाँ पर ए जीरो है तो बी को मॉड बी ले लो, इसको 1 ले लो, तो मॉड बी बिलोंग कर जाएगा। आप कोई भी 2 नंबर दिखा सकते हैं किसी भी तरह से कि आपको एक पॉजिटिव नंबर इसके अंदर मिलेगा। हमारा मेन पर्पज है नॉन एम्प्टी दिखाना। ठीक है, तो पक्का एटलीस्ट 1 ए और बी तो नॉन जीरो है ही, तो या तो मॉड ए या तो मॉड बी, तो यस में पक्का होगा। इस तरह से आपने दिखा दिया यस क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब देखिए, यस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, और कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मस्ट हैव द लिस्ट एलिमेंट। तो बाय WOP वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से इसके पास लिस्ट एलिमेंट पक्का होगा। सपोज कर लिया बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यस हैज अ लिस्ट एलिमेंट, नाम उसका क्या रख दिया, डी रख दिया। क्लियर, तो डी किसके अंदर है, लिस्ट एलिमेंट है यस के अंदर, तो डी का शकल कैसा होगा, ax1 प्लस by1, कोई ना कोई आपको x1 y1 की जगह इंटीजर तो जरूर मिलेगा ना कि जो डी को बना पाएगा, क्योंकि डी किसका मेंबर है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से यस के पास लिस्ट एलिमेंट है और नाम उसका क्या मान लिया है, डी, और डी किसका मेंबर है, यस का, और यस में कैसे मेंबर रहते हैं, इस शकल सूरत वाले, तो पक्का डी की भी शकल सूरत कैसी होगी, इसी टाइप का। जो x1 y1 है ना, ये कोई इंटीजर अपना होगा, तो हमने मान लिया है x0 और y0, जिस समय आप इंटीजर का इस्तेमाल करोगे उस समय इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डी बनेगी। पक्का पूरी बात। अब यहाँ पर देखिए, बाय डेफिनीशन ये जो d है वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, मॉड ए या मॉड बी से, दोनों से लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि मॉड ए या मॉड बी किस में है, यस में है, और d क्या है, d यस के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है, तो d क्या होगा, मॉड ए से छोटा होगा या इसी के बराबर होगा, या मॉड बी से छोटा होगा या इसी के बराबर होगा। अब आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, कौन बड़ा है, मॉड ए बड़ा है और मॉड बी भी बड़ा है, किससे, d से, या बराबर है। क्लियर है पूरी बात। चलिए पहले हम केवल a के साथ देखते हैं, सिमिलरली हम लोग b के साथ लिख देंगे। आप इसको डिवाइड करो d से, तो मान लो आपको कोसेंट q मिलेगा, रिमाइंडर r मिलेगा, आप ऐसा लिख पाएंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आप r को क्या लिख पाएंगे, यहाँ से मॉड ए माइनस डी क्यू लिख पाएंगे, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं। क्लियर है पूरी बात। जस्ट हमने यहाँ पर r को क्या लिखा, मॉड ए माइनस डी क्यू लिख दिया। अब देखिए यहाँ से अगर आप मॉड को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पे आपने q लिखा और d की वैल्यू कितनी है, ax0 प्लस by0, a रख दिया। अब इसमें और इसके वाले पहले टर्म में a कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस 1 माइनस x0 q, और प्लस देखिए माइनस q का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस q y0, b को बाहर ले लिया। क्लियर है पूरी बात। तो देखो देखने में एक कोई एक इंटीजर है, क्योंकि प्लस माइनस 1 भी इंटीजर है, x0 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, तो ओवरऑल क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा, और ये भी कोई एक इंटीजर बनेगा। तो देखिए इसकी शक्ल भी कैसी नज़र आ रही है, ax प्लस by टाइप का। क्लियर है पूरी बात। तो ये भी ax प्लस by टाइप का है। क्लियर। एक किसकी बात हो रही है, r की बात हो रही है। समझ में आया बात। एक कौन सा वाला r है, यही वाला r है, जब आप d से मॉड ए को डिवाइड कर रहे हो, यही वाला r है। क्लियर है पूरी बात। चलिए अगर r पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर r पॉजिटिव हो गया, देखिए r के पास चॉइस है, r जीरो हो जाए तो भाई, अगर r जीरो हो जाए तब मामला ही डील हो गया, तब तो सीधे सीधे हम लोग बोल देंगे क्या, सीधे सीधे बोल देंगे d मॉड ए को डिवाइड करता है जब रिमाइंडर जीरो है तो पक्का। अब देखिए अगर ये जीरो नहीं है, कह रहा है हम जीरो से बड़े हैं, तब देखिए क्या समस्या होती है। ध्यान देना, आर डी से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है।
अगर r 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? अगर r 0 से बड़ा हो जाए ना, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है देखने में शकल सूरत कैसा लग रहा है? ax प्लस बी वाई टाइप का। क्लियर है? तो इसका शकल सूरत ax प्लस बी वाई टाइप का लग रहा है, और ये किसके बराबर है? r के। और r अगर 0 हो जाए, अगर r ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये पूरी वैल्यू r ही है ना, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। और जैसे ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनेगी, समझ के बाद, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन 0। और देखने में कैसे है पूरा? ये पूरा का पूरा देखने में आपको नज़र आ रहा है कि ये ax प्लस बी वाई टाइप का है, तो ये किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा? s के अंदर। ठीक है पूरी बात? अब देखो ध्यान से, r किसके अंदर आ जाएगा? s के अंदर। कब? अगर आप ग्रेटर देन 0 मानोगे तब। क्लियर पूरी बात? दूसरी बात देखिए, ये r किससे छोटा है? d से स्ट्रिक्टली छोटा है। अब जरा सोचो, s के अंदर सबसे छोटा कौन था? d था। किसके द्वारा? बेलाडरिंग प्रिंसिपल के द्वारा। और r क्या कह रहा है? हम d से भी छोटे हैं और हम भी s में रहते हैं। कैसे संभव है? हमने तो लिस्ट d को माना था, लेकिन जैसे ही हमने r को ग्रेटर देन 0 माना, r कह रहा है कि हम d से छोटे हैं और हम भी रहते हैं किसमें? s में। क्लियर है पूरी बात? क्योंकि ये जो है इसी टाइप का बन गया, s में रहने लगा, और तुरंत a भी आ गया s के अंदर। ये कंट्राडिक्ट कर गया किस फैक्ट का? कि d लिस्ट इंटीजर है s में, इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता। इसीलिए इसको क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। और जब 0 ही होना पड़ेगा तो इसकी जगह 0 रख दीजिए, तो माडे कितना हो गया? डी क्यू हो गया। तो आपका यहाँ पर माडे क्या बन गया? डी क्यू बन गया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? डी माडे को डिवाइड करेगा, और जब डी माडे को डिवाइड करेगा तो पक्का डी ए को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये दिखा दीजिए कि डी बी को डिवाइड करेगा। कैसे? अगर आप ये वाला फैक्टर लेकर चलिए, डी लेस देन इक्वल टू बी वाला, तो सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीड करते जाइए, और आप क्या करिए? इसको दिखा दीजिए। आपको दिखाना नहीं, आप लिखेंगे इन अ सिमिलर मैनर वी कैन शो दैट डी बी को डिवाइड करेगा। दस डी कॉमन डिवाइजर बन गया किसका? ए का और बी का, दोनों का बन गया। चलिए अब आपको दिखाना है कि डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके लिए क्या करेंगे? सपोज कर लो कि कोई और कॉमन डिवाइजर सी है, आर्बिटरी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। ठीक है, तो अगर ए और बी का कॉमन डिवाइजर है सी, तो पक्का सी ए को भी डिवाइड करेगा और सी बी को भी डिवाइड करेगा। तो सी ए एक्स प्लस बी वाई को भी डिवाइड करेगा, और ए एक्स प्लस बी वाई कितने के इक्वल है? डी के इक्वल है। यहाँ पे आप एक काम करिए कि ए एक्स प्लस बी वाई, हम लोग यहाँ पर एक्स नाट लेकर चल रहे हैं ना हमेशा हमेशा, तो एक्स नाट ही आप लेकर के चलिए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उससे फ़ायदा आपको मिलेगा कि सेम वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा, सी ए को डिवाइड करा, सी बी को डिवाइड करा, तो सी ए एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा, चाहे आई एक्स वाई की जगह कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, है ना। यहाँ पे कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, पक्का डिवाइड करेगा। आपको हमने पढ़ाया है कि सी ए को डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड करेगा, तो सी एक्स प्लस बी वाई को डिवाइड करेगा। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी का। क्लियर है पूरी बात? और यहाँ पे कोशिश करिए कि आप यहाँ पर जो है एक्स नाट बना ही लीजिए, क्योंकि उसको भी डिवाइड करेगा चाहे कोई भी इंटीजर रहेगा। तो सी डी को डिवाइड कर देगा। अब देखिए यहाँ पे डी क्या था? ए और बी का कॉमन डिवाइजर था, और कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर जैसे ही हम मान रहे हैं ना, वो किसको डिवाइड करने लग रहा है? डी को। तो ये बात क्लेम कर दिया, ये बात तय कर दिया कि डी सबसे बड़ा वाला कॉमन डिवाइजर है। किसका? ए और बी का। इसलिए जी सी डी इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये देखने में कैसा है? ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, या ए एक्स नाट प्लस बी वाई नाट टाइप का है। क्लियर है पूरी बात? तो आपने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी पर एक क्रोगरी देखते हैं। अगर ए और बी कोई दो इंटीजर हैं और दोनों के दोनों जीरो नहीं हैं, तो ये जो आपका सेट ए एक्स प्लस बी वाई है ना, एक्स वाई अगर इंटीजर्स हैं, ये क्या कंसिस्ट करेगा? मल्टीपल्स ऑफ डी कंसिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब इस तरह के सेट में ग्रेटेस्ट का ए और बी की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के सारे मल्टीपल ही भरे रहेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? डी क्या है? जी सी डी ए और बी का, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा, तो डी एक्स प्लस बी वाई को हमेशा डिवाइड करेगा। ये तो बात क्लियर है, चाहे कोई भी इंटीजर एक्स वाई यूज कर लो। तो एवरी मेंबर ऑफ एस क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा किसका? डी का। क्यों? क्योंकि इसके जो भी मेंबर है वो एक्स प्लस बी वाई टाइप के हैं, तो सबके सब डी के मल्टीपल बनेंगे। मान लो कि डी इस टाइप का है,
वेयर एक्स और वाई कोई दो इंटीजर हैं, या एक्स नाट और वाई नाट क्या है, हमारे दो इंटीजर्स हैं, कोई सूटेबल इंटीजर्स हैं। हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा डी जो है ऐसा है ना, ए एक्स नाट प्लस बी वाई नाट टाइप का, वेयर एक्स और वाई क्या है हमारे पास, कोई दो सूटेबल इंटीजर्स हैं। क्लियर है पूरी बात। तो आप इस केस में कर क्या पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए, एक्स नाट और वाई नाट ये दोनों सूटेबल इंटीजर्स हैं। तो अब देखो जरा, दोनों साइड में आप एन से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे बनेगा, तो एन इंटू डी ऐसे आप लिख पाएंगे, और एक किसका मेंबर हो जाएगा, एस का। क्यों हो जाएगा एस का मेंबर, क्योंकि देखिए ये ए और एक कोई इंटीजर है, मान लो पूरा एक्स है, ऐसे बी ये मान लो पूरा वाई है, इस टाइप का बना तो किस में आ गया, एस में। मतलब डी का हर मल्टीपल किस में होगा, एस में होगा। क्लियर है पूरी बात। तो ये आपका कोरोलरी इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से प्रूफ हो गया कि इस तरह का जो भी यह सेट है, इस पूरे सेट में केवल डी के मल्टीपल्स हैं। निकिता ने क्वेश्चन पूछा था सर 595252 का जीसीडी बता दीजिए। तो यहाँ तक तो हमको लगता है समझ में आया है, 7 मेरा भी आया है और तुम्हारा भी आया था 7, इसको मैच कर देना। इसके बाद देखो हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, जो हम लोग ये थ्योरम अभी पढ़े हैं ना कि हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में, तो हम यही एक्सप्रेस करने की कोशिश करने जा रहे हैं। करो क्या, यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए हमेशा। जो लास्ट नॉन बैनिसिंग रिमाइंडर है यही तुम्हारा जीसीडी बनता है, क्योंकि यहाँ तो बैनिस कर गया, यही से स्टार्ट करो। 7 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 70 माइनस 21 इंटू 3, तो वही काम हमने पहले लिखा है, 70 माइनस 21 इंटू 3। अब 70 को रहने दो, इसके जस्ट बाद देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से पहले हमने 7 लिख दिया तो बना 70 माइनस 21 इंटू 3। अब क्या करो, इस पे जाओ, 21 की वैल्यू रखो यहाँ से, ठीक है। ऐसे बैक स्टेप हम लोग चलते चले जाएंगे। 21 की वैल्यू कितनी होगी, 91 माइनस 70 इंटू 1। तो जहाँ 21 तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे 21 के प्लेस पे पुट कर दो 91 माइनस 70 इंटू 1। क्लियर है पूरी बात। अब इसके जस्ट पीछे वाले रिमाइंडर पे जाओ, इस बार बारी है किसकी, 70 की। तो जहाँ भी तुमको 70 दिखेगा तुरंत इसके जगह जो है बाकी को इधर ट्रांसफ़र करके पुट कर दो। तो 70 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग अभी इसी की जगह पुट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब पुट करेंगे। यहाँ देखो 70 है, यहाँ 3 इंटू 70 है, तो इन दोनों में 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से 70 कामन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 91 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है पूरी बात। ऐसे लिख दो। तो अभी हमने बताया किसके जगह पे अभी रखने की बारी है, 70 के। तो 70 के प्लेस पे क्या रखना है, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करके रख देना है। तो ये वाली वैल्यू रखो। फिर देखो यहाँ पे 91 है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो कामन लेकर के, ऐसे बन जाएगा। यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 3 11 है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, 252 इंटू 4 हो गया। अब हम देखो किसकी वैल्यू रखेंगे, 70 तक हो गया, इस बार वैल्यू 91 की जगह रखेंगे। क्या रखेंगे, ये वाली दिस माइनस ये पूरी, तो हम लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे लास्ट में, ये वाला। फिर सबको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 252 यहाँ भी है, 252 यहाँ भी है, 11 दूनी 22 हो गया यहाँ पे, और 4 26 इकट्ठा हो गया, और बाकी ये वाला इकट्ठा यहाँ हो गया। तो देखो इस पूरे को x मान लो 26 को, और माइनस 11 को y मान लो, तो ax प्लस बी वाई फॉर्म में हो गया। बस यही करना था। और एक और क्वेश्चन तुमने पूछा था कि अगर आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो तो जी सी डी ए बी का और जो है बी आर का क्या सेम होगा, तो यह सेम होगा, और इसको हम लोग प्रूव भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स क्लास फॉर टुडे। जो भी डाउट होगा इस लेक्चर में आप लोग हमें बताएंगे, हम इस डाउट को फिर से क्लियर कर देंगे।